हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस डेक वन स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम। मेरा नाम है सौरव चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेक्चर पार्ट 3 की फॉर सीडीएस, एफकेट एंड सीएपीएफ। उससे पहले यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। चलिए अब बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 3 की। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सीरीज का पार्ट 3 है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात की गई है सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की। तो यहाँ पर 20 अगस्त 1917 में एक चीज कही गई, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। यहाँ पर एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। आप देखिए यहाँ पर इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। सिमिलरली जैसे कि मॉले मिंटो रिफॉर्म आपने पढ़ा था, यहाँ पर भी वैसे ही है। यहाँ पर जो मॉन्टेग्यू है, ही वॉज नोन एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ही वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कही गई है डिवीजन ऑफ पावर। तो यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट के बीच में, मतलब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बीच में पावर्स डिवाइड किए गए। उसके बाद फिर फर्दर प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के बीच में भी पावर डिवाइड किए गए। आप देखें यहाँ पर तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स हैं। तो ये क्या है, आगे आइए देखते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर सब्जेक्ट्स क्या है, दीज वर टू बी एडमिनिस्टर्ड विद द एड ऑफ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या कहा गया है यहाँ पर कि मिनिस्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, वो लोग यहाँ पर हेल्प करेंगे एडमिनिस्टर करने के लिए ट्रांसफर सब्जेक्ट्स को। यहाँ पर अब बात करते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स की। ये क्या है, दीज वर टू बी एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर जो गवर्नर होगे ना और उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वो लोग यहाँ पर रिजर्व सब्जेक्ट्स को एडमिनिस्टर करने में हेल्प करेंगे विदाउट बीइंग रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ी चीज कही गई डायरकी। डायरकी क्या है, डुअल गवर्नमेंट, डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। मतलब दो स्कीम रहते हैं ना गवर्नेंस की, उसे हम डायरकी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बाय कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शंस। ये दो अलग अलग चीज है। बाय कैमरलिज्म मतलब यहाँ पर लोअर अपर बॉडी और लोअर बॉडी होती है ना, लोअर हाउस अपर हाउस, उसे बाय कैमरलाइजेशन के टर्म में बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शंस होने लगे। ये टर्म यूज किया गया कि यहाँ पर जो मेंबर सिलेक्ट होने होंगे, उनका डायरेक्ट इलेक्शन होगा। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यहाँ पर बाय कैमरल लेजिस्लेचर उसे फिर कहा गया। यहाँ पर दो हाउसेस हैं, अपर हाउस जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं, उसके बाद लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि आउट ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उनमें से जो 6 मेंबर होंगे ना, अदर देन द कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। जो 6 मेंबर होंगे तो वो इंडियन होने चाहिए, भारतीय होने चाहिए। लेकिन कोई भी भारतीय जो होगा वो कमांडर इन चीफ नहीं, सुप्रीम नहीं बन सकता है यहाँ पर। ये बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है जो एक्सटेंशन ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। आपने पहले पढ़ा था कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब यहाँ पर डिवाइड एंड रूल जो उन्होंने खेला था मॉले मिंटो ने, वो यहाँ पर भी है। उसमें बस एक्सटेंशन दिया गया है, किस किस में, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। ये एक एक्सटेंशन है उनके एक्ट का। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर और क्या कहा गया है इस एक्ट में। इसमें कहा गया है ग्रांटेड फ्रेंचाइज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन। मतलब राइट टू वोट यहाँ पर कहा गया, बेसिक ऑफ प्रॉपर्टी, जिनके जिनके पास प्रॉपर्टी है या फिर जो एक एक्चुअल अमाउंट का टैक्स पे कर सकते हैं या जो एजुकेटेड हैं, उनके पास वोट है वोट करने का। उसके बाद यहाँ पर कहा गया है टू मिनिमाइज द बर्डन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनके ऊपर से बर्डन हटाने के लिए एक नया ऑफिस खोला गया। कहाँ पर, क्या उसका नाम क्या था, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया। ये कहाँ पर किया गया, इंग्लैंड में। एंड उसके पास फिर उनके पास थोड़ा सा पावर ट्रांसफर किया गया ताकि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बर्डन है वो थोड़ा सा मिनिमाइज हो सके, कम हो सके। उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया इस एक्ट में, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आपने पहले भी पढ़ा था इसके बारे में, ये पहले एक बार इंट्रोड्यूस हुआ था लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाया था स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की वजह से। यहाँ पर इस एक्ट में इसे स्टेबलाइज किया गया, सेंट्रल पब्लिक ऑफ सर्विस कमीशन, जो कि रिक्रूट करेगा किसे, सिविल सर्वेंट्स को। उसके बाद इस एक्ट में और क्या कहा गया देखते हैं, सेपरेशन ऑफ प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंट्रल बजट। जो प्रोविंशियल, सेंट्रल और प्रोविंशियल, स्टेट और सेंट्रल का जो बजट है, उन दोनों को बाइफरगेट किया गया, अलग अलग किया गया, कि वो जो स्टेट होंगे वो अपने बजट का जो स्कीम होगा वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। ये पावर उनके हाथ में दिया गया।
उसके बाद और क्या कहा गया यहाँ पर, जो अपॉइंटमेंट्स होगी ना ऑफ स्टैट्यूटरी कमीशन, उसके बाद उनके ऊपर इंक्वायरी होगी आफ्टर 10 years ऑफ इट्स कमिंग इनटू फोर्स। इसे साइमन कमीशन भी कहा गया। इस एक्ट का ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पर। इसके बाद साइमन कमीशन को लाया गया। जो जो बजट ये लोग निकालेंगे उसकी जो इंक्वायरी होनी थी वो ये साइमन कमीशन करती थी। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 की। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहली बात यहाँ पर कहेगी, ये एक सेकंड माइलस्टोन है टुवर्ड्स अ कंप्लीट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। आपने पहला एक्ट देखा 1935 का, उसमें क्या कहा गया था, उसमें क्या कहा गया था कि वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का एक स्टार्टिंग था। ये उसका सेकंड स्टोन है, माइलस्टोन है। यहाँ पर क्या कहा गया है, इट कंसिस्ट ऑफ 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल्स। इनकी जो एक रूल ऑफ बुक बनाई थी, बुक ऑफ रूल्स जो बनाई थी इन्होंने, यहाँ पर 321 सेक्शंस थे उसमें और 10 शेड्यूल्स थे उसमें। उसके बाद यहाँ पर एक ऑल इंडिया फेडरेशन का स्टैब्लिशमेंट हुआ, स्थापित हुआ ये, फॉर कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस उनकी एरिया जो थी और जो प्रिंसली स्टेट से राज्य स्टेट्स थे। तो यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पावर भी हुआ, यहाँ पर किस बेस पे डिवीजन ऑफ पावर हुआ, 3 लिस्ट पे हुआ था। सबसे पहले फेडरल लिस्ट जो कि सेंटर के लिए था, जिसमें कि 59 आइटम्स थे, मतलब वो एक लिस्ट थी जिसे जो सेंटर होगी वो एडमिनिस्टर कर सकती थी। उसके बाद जो प्रोविंशियल लिस्ट थी, प्रोविंशियल यानी स्टेट, उसके पास 54 आइटम्स थी, वो 54 आइटम्स को अपने हिसाब से एडमिनिस्टर कर सकती थी। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि दोनों में से कोई भी जो प्रोविंस सेंटर या फिर स्टेट एडमिनिस्टर कर सकते थे, वो उसकी संख्या कितनी थी, 36 आइटम्स की थी। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट वो थी, जैसे कि आप एक तौर पे एग्जांपल देखें तो एजुकेशन रिलेटेड, जो कि आज के टाइम पे सेंट्रल भी इसके अंडर में कर सकती है और स्टेट भी कुछ इसमें इंप्लीमेंट कर सकती है। उसके बाद आगे हम देखें तो यहाँ पर रेस्यूटरी पावर्स हुए, जो कि किसे दिए गए, वाइसरॉय को। अब आप समझिए रेस्यूटरी पावर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। जो जो आइटम्स इस लिस्ट में नहीं आते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, जो जो आइटम्स इस लिस्ट में नहीं आते हैं, इन तीनों लिस्ट में से, उन आइटम्स को अगर बाद में एक्ट पास होने के बाद और इम्प्लीमेंट होता है, अमेंड होता है, तो वो एक्ट जो आइटम्स आते हैं जो इस लिस्ट में नहीं आते, उसे जो एडमिनिस्टर करेंगे वो रेस्टोरेटरी पावर के अंदर में आएगा। और वो किसके अंडर में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली वाइसरॉय के अंडर में, क्योंकि उस टाइम पे ये रेस्टोरेटरी पावर्स वाइसरॉय को दे दी गई थी। आज के टाइम पे अगर आप बात करें तो ये रेस्टोरेटरी पावर सेंट्रल के पास है। मतलब जो इन तीनों लिस्ट में से नहीं आता वो सीधा सेंट्रल एडमिनिस्टर करती है उस आइटम को। अब बात करते हैं यहाँ पर डायर की। डुअल गवर्नमेंट जो थी वहां पर, इसे एबोलिश कर दिया गया। पहले में डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पर डायरकी को एबोलिश कर दिया गया क्योंकि ये चलन में नहीं आई, मतलब ये चल नहीं पाई। उसके बाद यहाँ पर कहा गया, इट प्रोवाइडेड फॉर द एडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। उन्होंने कहा कि आप सेंटर में इसे अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन फिर सेंटर में भी अडॉप्ट नहीं हो पाया। अब डायरकी क्यों एबोलिश की गई थी, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्चुअल में बनाना चाह रहे थे, तो इसलिए डायरकी को एबोलिश किया गया। उसके बाद यहाँ पर फेडरल स्टेट की बात कही। तो फेडरल सब्जेक्ट्स में जो इन्होंने फिर से दो चीज इन्होंने लाई, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। आपने पहले भी इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब मैंने आपको पहले बताया, दो हाउसेस हो जाते हैं यहाँ पर, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बाइकैमरलिज्म हुआ, 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस जो थे, जो 6 आउट ऑफ 11 स्टेट से, जैसे कि आप देखें यहाँ पर बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस। तो यहाँ इन जगहों पे बाइकैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन किया गया, दो दो हाउसेस यहाँ पर बनाए गए। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय द प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। आपने पहले एक्ट में देखा और उसके पहले एक्ट भी मैंने आपको बताया, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो बात है वो मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म से चल रही है। डिवाइड एंड रूल की जो बात है, तो उसका एक्सटेंशन आपने पिछले वाले में देखा, 6 एंड यूरोपियंस वगैरह सबको एक्सटेंशन मिला था। सेम उसी चीज का फिर से एक्सटेंशन इस एक्ट में भी दिया गया, लेकिन इस एक्ट में किसे दिया गया, डिप्रेस क्लासेस को, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब्स वगैरह, इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब एक्सटेंशन दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या 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 कहा गया, यहाँ पर एबोलिशमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया।
तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, काउंसिल ऑफ इंडिया का एबोलिश कर दिया गया, स्टेबलाइज जो कि स्टेबलाइज की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के दौरान में। ये उस टाइम पे जब इसका स्थापना की गई थी, इस एक्ट में इसे एबोलिश कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज कही गई है, जो 10% है ना टोटल पॉपुलेशन के, वो लोग वोट, उनके पास अधिकार आ गया वोटिंग राइट्स का। अब वो लोग वोट दे सकते हैं जब भी डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, तो ये 10% जो टोटल पॉपुलेशन के लोग हैं, ये लोग जाके वोट अपना दे सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज कही गई, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप समझिए, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया। अब ये क्यों किया गया यहाँ पर, ताकि वो इस मनी जो जो ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं या फिर जो इनके बिजनेस होते हैं, अमाउंट को इन लोग को रेगुलेट करना रहता है। तो इस अमाउंट को ये लोग कंट्रोल करें, कंट्रोल करना चाहते थे। उसके बाद इन्हें रेगुलेट करना था, इसके लिए एक इनको बॉडी चाहिए थी, इसीलिए इन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाया। उसके बाद यहाँ पर कहा गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर ना कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, बल्कि यहाँ पर प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया गया, मतलब स्टेट का प्रोविंशियल सर्विस कमीशन। और यहाँ पर फिर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जो कि दोनों स्टेट और सेंट्रल के साथ का होगा, फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, जो एक से ज्यादा के स्टेट का होगा। तो यहाँ पर आप ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में, आपके लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं स्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वाज सेट अप इन 1937। अब फेडरल कोर्ट जो है, ये उस टाइम का आप एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट 1950 में नहीं आ गया था, तब तक ये फेडरल कोर्ट के नाम से, ये सुप्रीम कोर्ट के जैसा ये फेडरल कोर्ट उस टाइम तक चला था। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की। तो यहाँ पर कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट, कि यहाँ पर अब हमें इस बात की खुशी हुई कि हमें अब इंडिपेंडेंस मिल गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया, कि यहाँ पर ब्रिटिश रूल का एंड हो गया है ना, और उसके बाद इंडिया को डिक्लेयर कर दिया गया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त ऑफ 1947। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि जो सेंटर एंड स्टेट होगा, इनके अलग अलग पावर्स यहाँ पर बाइफरगेट किए गए, इनके रूल्स अलग अलग बाइफरगेट किए गए। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो होंगे ना, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होगी, दीज आर टू द कॉन्स्टिट्यूशन हेड्स, मतलब ये जो होंगे ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हेड्स होंगे उस टाइम पे जिन्हें बनाया गया था गवर्नर जनरल, तो वो लोग यहाँ पर हेड करेंगे। ये कब तक थे वो लोग, जब तक हमारा संविधान नहीं बन गया था, उसके बाद सारे लोगों ने शपथ लिया था। तो अब यहाँ पर बात करते हैं एबोलिशमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जो इंडिया थे, उनके इस ऑफिस को एबोलिश कर दिया गया, एंड उनकी पावर्स को was transferred to the Secretary of State for the Commonwealth Affairs। इनको ये पावर्स ट्रांसफर कर दिए गए। अब लास्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, गवर्नमेंट ग्रांटेड फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट्स आइदर टू जॉइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और द डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। यहाँ पर बात कही गई, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उनके बीच में कुछ कुछ राज्य ऐसे थे कि, जैसे आप एक फॉर एग्जांपल आप जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां पर कुछ ऐसे राज्य थे जो कि उन्हें कहा गया, वो प्रिंसली स्टेट थे, कि आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, या तो आप इंडिया की तरफ आ जाइए या तो आप पाकिस्तान की तरफ चले जाइए, या तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। लेकिन आप, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान की फितरत क्या है, वो पहले से ही उसको अपने कब्जे में करना चाह रही थी, तो वो परेशान कर रही थी प्रिंसली स्टेट को। उस वजह से एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे कि आप जानते हैं, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, उन्होंने फिर इंडिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लिया कि अब ये जम्मू कश्मीर इंडिया का हिस्सा होगा। लेकिन आप जानते हैं, रेस्ट इज द हिस्ट्री, ये आज भी लड़ाई चलती रहती है। इसी के साथ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का सीरीज खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, जो भी अगला आएगा, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हम अलग अलग पॉइंट्स बात करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहते हैं, प्लीज इसे करिएगा। If you like the content, please like, share and subscribe to our channel. And you can also follow us on Facebook, Instagram and Telegram. Links are in description. And also don't forget to hit the bell icon ताकि आपको हमारी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।